हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनविटेक में। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक नई टॉपिक। बार बार फिजिक्स क्या पढ़ा जाए, फिजिक्स भी चलता रहेगा। तो आज हम लोग एक बायोलॉजी की टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र। यानी कि प्रजनन तंत्र होता क्या है, प्रजनन किसे कहते हैं, ये सब जाना जाए। मेल फीमेल में द्वारा प्रजनन कैसे किया जाता है, प्रजनन तंत्र में कौन कौन से एलिमेंट भाग लेते हैं, इन सब की पढ़ाई हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा टॉपिक हम लोग अभी पीछे छूटा हुआ है। एग्जाम में आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, इन सबको तैयारी करते चलते हैं। चलिए देखिए कि हमने लिखा है रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र। प्रजनन सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रजनन होता क्या है। प्रजनन होता क्या है, तो देखिए बच्चों, मैंने लिख रखा है प्रजनन की परिभाषा क्या लिख रखी है कि जब कोई जीव अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, तो जीव संतति उत्पन्न करने की, जीव की संतति उत्पन्न करने की यह जो क्रिया है क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम कहलाती है। मतलब क्या, इस नेचर में बहुत सारे जीव हैं, क्रिएचर हैं। इन जीवों के द्वारा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो जनन प्रक्रिया की जाती है, जो प्रक्रिया की जाती है पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, नए जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। यानी कि प्रत्येक जीव द्वारा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, अपने ही जैसे एक जीव की संरचना करनी होती है। तो अपने ही जैसे नए जीव की संरचना करना या उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों, लैंगिक जनन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन वह जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जिसमें क्या, मेल या फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, मेल या फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, मेल या फीमेल की जरूरत पड़ती है। यानी कि मेल या फीमेल की जब जरूरत नहीं है तो क्या है, एसेक्सुअल, और जरूरत है तो सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बेटा तीन प्रकार से पाया जाता है। अच्छा, मैं पूछूं आपसे कि पेड़ पौधे फूल पत्तियों में क्या होता है, एसेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब यही रहेगा कि सर यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि सरासर गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। पेड़ पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, न कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको जो है ये बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी दो होती है, तो यह बॉटनी का टॉपिक है। इसको बॉटनी में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जूलॉजी में देखेंगे। और जूलॉजी में हम ज़्यादातर किसको देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें तीन प्रकार से होता है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। फिजन है, बाइनरी फिजन के नाम से इसे जानते हैं, मुकुलन को बर्डिंग के नाम से, और कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये होते क्या है, विखंडन या फिजन क्या होता है बेटा, देखो जब कोई एक बड़ी सी सेल हो, या क्या पहले पिचक जाए और पिचक कर क्या करें, इसे ब्रेक करके दो नई सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, दो नए सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। इस प्रकार की जनन क्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी कि इसमें देखिए कहीं मेल या फीमेल की जरूरत पड़ी नहीं, एक बड़ी सेल थी, वह क्या हुई, एज के साथ उसमें क्या आया, स्ट्रेन आया, स्ट्रेन के कारण वह क्या हुई, दो भागों में टूट गई। टूटने के कारण दो नए सेल बन गए। अब फिर इन दोनों नए सेल से देखिए, दोनों नए सेल बने, एक सेल या फिर आगे चलकर क्या होगा, इस तरह से फिर इसमें आएगा, फिर दो भागों में टूटेंगे, दो भाग, इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि इनमें कहीं भी मेल या फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती। एक सेल क्या होती है, दूसरे सेल में टूटती है, टूटकर नए सेल का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मुकुलन या बडिंग।
मुकुलन या बडिंग क्या होता है बच्चों? जो मुकुलन या बडिंग होता है बच्चों कि इसमें किसी पौधे द्वारा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इस शेप के होते हैं। देखिए आपने क्या विखंडन जान लिया ना। देखिए कुछ पौधे होते हैं इस तरह से होंगे, इस तरह की ज्योमेट्री पाई जाएगी उनकी। और देखिए क्या होता है, इनका एक भाग, एक बड़ा भाग थोड़ा सा होता है और यहीं से क्या करते हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक कर जाते हैं। यानी कि ये जो टूटा हुआ भाग है, इतना अलग हुआ, यही फिर आगे चलकर क्या करता है, फिर एक अपने ही जैसे दूसरी संतति उत्पन्न कर देता है। यानी कि इस टूटे हुए भाग से इस तरह की संतति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन या बडिंग कहते हैं। यानी कि यह भाग खत्म नहीं हुआ, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसमें से कुछ पार्ट कट के बाहर निकला और यही पार्ट क्या किया, इस जैसे पार्ट की संरचना कर दी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, मुकुलन या बडिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद है तीसरा कायिक जनन। तीसरा है बेटा क्या, कायिक। आप लोगों ने मुकुलन जान लिया। अब देखिए इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन क्या होता है, इसमें क्या होगा बच्चों कायिक जनन में कि इसमें से कोई भाग अलग नहीं हुआ, कोई भाग अलग नहीं हुआ और उसी पर से क्या होगा, एक दूसरा पौधा उसी के जैसे क्या होगा, उत्पन्न होगा। उसी के जैसा क्या हो गया, दूसरा पौधा उत्पन्न हो गया। मतलब एक सुने होंगे आप लोग पत्थर चट्टा, पत्थरी के इलाज में लोग उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं। उसमें क्या होता है, पौधा पत्ती से अलग हो ना हो, पेड़ पर ही रहता है और उसी पर से एक उसी के जैसे, उसी पत्ती में से ही क्या होता है, उसी के जैसा एक पेड़ तैयार होने लगता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। यानी कि अगर यह क्या है, मान लीजिए कोई है, इसमें से इसी पर से, इसी के ऊपर से क्या होगी, एक इसी के जैसी एक संरचना तैयार हो जाती है। तो इसे कहते हैं क्या, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आपने जान लिया क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल या फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए बच्चों मैंने तीनों जो बताया, विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन, तीनों में कहीं भी मेल या फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या कहेंगे, विखंडन, मुकुलन या कायिक जनन को क्या कहेंगे, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम पर। इसके ऊपर टाइम देना है और काफ़ी समय देना है। देखिए बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल या फीमेल की जरूरत पड़ती है। बिना मेल या फीमेल के नई संतति का उत्पन्न नहीं की जा सकती। यानी कि वह रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसमें मेल या फीमेल की जरूरत पड़ती है, बिना मेल या फीमेल के नई संतति का या नई पीढ़ी का विकास नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। और हम लोग इसमें प्लांट्स को कहाँ पढ़ेंगे बेटा, बॉटनी में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, बॉटनी में। और इसको कहाँ पढ़ेंगे, जूलॉजी में। और जूलॉजी का ही टॉपिक है, अभी हमने शुरू किया है, तो इसे क्या करेंगे, जूलॉजी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि मेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है और फीमेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो इतना एक काम करिए आप लोग, इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ मेल, कि मेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है, कैसे किन किन रिप्रोडक्शन सिस्टम में कौन कौन से भाग का एलिमेंट्स भाग लेते हैं। चलिए इसको जान लेते हैं। बच्चों देखिए, यह है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट। यह क्या मैंने बनाया है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट, जिसमें मैंने दिखाया है और इधर सारी चीज़ें लिख रखी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एक एक फिगर से आपको समझा देता हूँ, इसमें समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आसानी से आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखिए मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव एलिमेंट होता है या सिस्टम होता है, वो होता है क्या, टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस, जिसे हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। मेल में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, दो क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये शरीर के बाहर होते हैं। कारण ये होता है बच्चों कि टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, यह 12 वर्ष की आयु में जब उत्पन्न होना चालू हो जाता है। इसके कारण, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो टेस्टिस द्वारा, देखिए मैंने लिखा है टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है। और इस हार्मोन्स के कारण, देखिए यह हार्मोन
12 साल की उम्र में निकलना प्रारंभ होता है। कितने साल की? 12 वर्ष की आयु में निकलना प्रारंभ होता है। इसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न पुरुषों में उभर कर आने लगते हैं। बच्चों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उभर कर आने लगते हैं। इसमें जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं? दाढ़ी मूंछ का आना, रोमों का विकास होने लगता है, आवाज़ भारी हो जाना। मेल कैंडिडेट होता है क्या? आवाज़ जो 12 वर्ष से पहले पतली रहती है, लेकिन जैसे ही यह सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में इंक्रीज होना शुरू होता है, क्या होता है? आवाज़ भारी हो जाती है। उसके बाद नंबर 3 क्या है? फीमेल की ओर आकर्षित होना, यानी कि लड़कियों की तरफ। मेल कैंडिडेट लड़कियों की तरफ, फीमेल कैंडिडेट अगर उसमें अलग होता है तो प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन होते हैं उनमें, उसके कारण फीमेल कैंडिडेट लड़कों की तरफ आकर्षित। यानी कि अभी हम लोग मेल का पढ़ रहे हैं तो मेल के बारे में जानेंगे कि इस टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, और इस डेवलपमेंट के कारण क्या क्या होता है? दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, और मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। और इसके कारण स्पर्म बनना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? स्पर्म बनाता है, स्पर्म बनाने का कार्य प्रारंभ कर देता है। और जो स्पर्म होता है बेटा, इसके लाइफ पीरियड या लाइफ टाइम जो होती है क्या होती है? 20 मिनट की होती है, और एक बार में 7 ml क्या बनता है? स्पर्म बनता है। एक बार में मनुष्य में 7 ml स्पर्म बनता है। अगर 7 ml से स्पर्म कम बनेगा तो वह संतति उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आगे देखेंगे और इसमें डीप में जाएंगे, देखा जाएगा। देखिए तो क्या होता है कि एक टेस्टिस होता है। क्या होता है? देखिए एक टेस्टिस होता है, और इसके द्वारा क्या निर्माण उत्पन्न होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। अब देखिए इसके बाहर देखिए मैंने बच्चों की एक आकृति और बना, देखिए थोड़ा सा इधर रहेगा, इस शेप में टेस्टिस के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली या आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिडिडमिस। अधिवृषण के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है? बाह्य आघातों से टेस्टिस की क्या करता है? सुरक्षा करता है। बाह्य आघातों से टेस्टिस की सुरक्षा करता है। टेस्टिस की बाह्य आघातों से रक्षा करता है बच्चों अधिवृक्ष, यानी कि इपिडिडमिस करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये जो है टेस्टिस है बेटा, इसी से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इससे क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, अब यहाँ तक पेनिस जो होता है, मेल का जो पेनिस होता है, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? तो इसको पहुँचाने के लिए एक नली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैस डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस डिफरेंस कहते हैं। यानी कि टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस तक ले जाने के लिए कौन सी नली प्रयोग में आती है? वैस डिफरेंस। कौन सी? वैस डिफरेंस। यानी कि देखिए क्या करता है? वैस डिफरेंस। और इसी वैस डिफरेंस को अगर हम काट दें तो क्या कहलाता है? वैसोटॉमी, पुरुष नसबंदी। क्या कहलाता है? पुरुष नसबंदी। यानी कि वैस डिफरेंस नस को अगर हम क्या करें? ब्रेक कर दें तो क्या होगा भाई? यहाँ से स्पर्म जाना बंद, स्पर्म जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता। मेल कैंडिडेट बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता, और इसी को कहते हैं वैसोटॉमी, पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जान लिया। टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि 12 वर्ष की उम्र में शुरू होता है निकलना। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, स्पर्म जनरेट करता है। ठीक है, और स्पर्म को पेनिस तक कौन ले जाता है? वैस डिफरेंस ले जाती है। और वैस डिफरेंस को हम काट कर अलग कर दें अगर, तो एक प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वैसोटॉमी कहलाएगी। इसमें स्पर्म तो बनेगा, लेकिन स्पर्म जो है पेनिस के माध्यम से आगे नहीं फ्लो हो पाएगा, जिससे बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? यहाँ पर तो भाई लगातार ये तो उत्पन्न करेगा, लगातार क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पर्म इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्पर्म इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसको लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम इसको डेड करके और खत्म कर देता है, खा पी के खत्म, मार पीट के एकदम क्या करता है? खत्म कर देता है। यानी कि पूछे कि नसबंदी के बाद जो स्पर्म यहाँ पर इकट्ठा होता है, उसे कौन सा एंजाइम खत्म करता है? तो लाइसोसोम करता है। क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है? उसे खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ से निकला क्या? स्पर्म,
स्पर्म जाएगा कहाँ पर, पेनिस में। तो देखिए बेटो, पेनिस के द्वारा, पेनिस जो है, पेनिस मेन सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, या मेल जो है मेल का जो होता है मेन सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है, पेनिस नहीं होता है। पेनिस के द्वारा देखिए क्या होता है, पेनिस के द्वारा सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है और यूरिन पेशाब निकाला जाता है, यानी कि इसके द्वारा स्पर्म और पेशाब दोनों निकलेगा। तो भाई स्पर्म का जनरेशन यहाँ हुआ या यहाँ से निकल के आया इस रास्ते से, ठीक है। लेकिन पेशाब देखिए बेटा, शरीर में जो किडनी होती है क्या करती है, पेशाब को अलग करती है, पेशाब को अलग करती है, ठीक है। इतनी इसको और जानेंगे, आगे पढ़ना है किडनी के बारे में, क्या करना है और अधिक जानना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग प्रजनन तक। तो यहाँ से किडनी के द्वारा जो यूरिन यहाँ पर यूरिन ग्लैंड में इकट्ठा है, जब ये भर जाता है तो यहाँ से क्या होता है, इस नस के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, पेनिस में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर पेनिस में भेज दिया जाता है भाई, इधर से आ रहा है स्पर्म, इधर से आ रही है यूरिन। तो क्या दोनों साथ ही निकलेगा, दोनों अगर साथ निकलेगा बेटा तो देखिए स्पर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्या होता है, स्पर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसके कारण बहुत सी दिक्कतें आपको शरीर में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसे रोकेगा कौन भाई, कि एक साथ यहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों न जाए। तो इसको रोकने के लिए एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है बेटा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए बहुत ज़्यादा अगर कोई किसी दिक्कत और आपकी क्या हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए, विकृति आ जाए इसमें, तो क्या होता है बच्चों कि प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है। क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है। क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है, जो कि पेशाब को रोकता है, जिसके कारण पेशाब रुकने लगती है और तमाम दिक्कतें उभर के आती हैं, शरीर कमजोर होने लगता है, जैसे ऊर्जाहीन हो जाते हैं आप, तमाम बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेशन से या दवा से सही हो जाता है, ऑपरेशन और दवा से क्या किया जाता है, सही कर दिया जाता है। मेन चीज देखिए क्या होता है, यानी कि स्पर्म और यूरिन दोनों एक साथ पेनिस के माध्यम से आगे फ्लो न हो, इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड लगी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जब जिस समय आप यूरिन पेशाब त्याग रहे होते हैं तो आपको स्पर्म को रोक देती है, और जिस समय स्पर्म आगे जा रहा होता है उस समय यूरिन को रोक देती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। मेन सेक्सुअल ऑर्गन पेनिस नहीं होता है, इतनी बात क्लियर ना। चलिए अब यही चीजें देखिए बच्चों मैंने लिखाया है और समझाया है। क्या देखिए लिखा मैंने, क्या, टेस्टेस, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, टेस्टेस होता है, न कि पेनिस होता है। इतनी बात क्लियर होगी। इससे टेस्टेस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि 12 वर्ष की उम्र में निकलना चालू होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का क्या करता है, डेवलप करता है, यानी दाढ़ी मूछ, आवाज का भारी होना, फीमेल के प्रति आकर्षित होना, ये सब काम होता है। स्पर्म बन रहा है, स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट का, एक बार में 7 ml क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। 7 ml से सर कम निकलेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। 7 ml से कम स्पर्म अगर निकलेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। इसके बाद पुरुषों में टेस्टिस का पाया जाना प्राथमिक लैंगिक लक्षण कहलाता है। सर अब मैंने लिखा, आपने सेकेंडरी लिख दिया, तो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी यही है बच्चों कि पुरुषों में टेस्टिस का होना ही प्राइमरी क्या कहलाता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अगर टेस्टिस नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिजड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिजड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है वैस डिफरेंस को काट देना, क्या कहलाता है, वैसोटॉमी कहलाता है। मैंने बताया ही आपको। वैसोटॉमी के बाद जो स्पर्म बनता है उसे लाइसोसोम डेड करके खत्म कर देता है, एक बात बता दिया मैंने। इसके बाद लिखा स्पर्म 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही सुरक्षित रहता है। भाई हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना, बॉडी टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या बोल रहा है कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही जो है अगर हमारे शरीर के अंदर क्या है वो सुरक्षित है स्पर्म। इसीलिए देखिए भगवान बहुत चालाक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा है एक काम करो, टेस्टिस को शरीर से बाहर कर दो, टेस्टिस को क्या कर दो, शरीर से बाहर कर दो। तो यह शरीर से बाहर का ऑर्गन, तो यह ऑलरेडी क्या होता है उसमें स्पर्म 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद डेड होता है। एक प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद देखिए ज़्यादा सेक्स करने से ल्यूकोरिया सिफिलिस नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ज़्यादा सेक्स अगर कर रहे हैं तो उससे ल्यूकोरिया और सिफिलिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसको अलग बीमारियों के बारे में बीमारी चैप्टर जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, डिजीज वाले में ही हम इन सब चीज़ों को मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्टिस में चोट लग जाए तो हाइड्रोसिल हो जाता है। टेस्टिस में चोट लग जाए तो क्या हो जाता है, हाइड्रोसिल नामक बीमारी हो जाती है, जिसे ऑपरेशन करके सही किया जाता है, दवा से भी सही हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपने क्या कर ली,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से जान लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग क्या चलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इस चैप्टर में इतना है। अभी आगे इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ फीमेल। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।